जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज जो हमारा विषय है वो है रीतिकाल। इसके प्रीवियस के क्लासेस में आपने देखा कि हमने क्रमशः भूमिका के बाद आदिकाल पे विस्तार से चर्चा किया हमने। इसके बाद भक्ति काल में भी अलग अलग जो शाखा है, शाखा में भी आप निर्गुण और संत काव्यधारा, संत के बाद प्रेम काव्यधारा, इसके बाद कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा, यानी यहाँ तक हमने मूल टेक्स्ट से आदिकाल और भक्ति काल को कवर कर लिया है। साथ ही साथ हमने ये कहा था कि आपको मूल टेक्स्ट कराने के साथ हम जो यहाँ पे ऐड करके चल रहे हैं वो आपका तथ्य है। तो पहले हम आपको टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं वो आपके दिमाग में इस तरीके से सेट करना चाहते हैं ताकि जब आप मूल टेक्स्ट पढ़ें तो आपको कोई भी असुविधा ना हो। वही रणनीति हम यहाँ पे भी अपनाएंगे। आपको रीतिकाल में सबसे पहले तथ्य पे बात करेंगे और हर एक वीडियो के लास्ट में आपको करीबन 20 से 25 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से करा देंगे। जैसे हमने रीतिकाल टॉपिक को शुरू किया और तथ्य आपको करवाने के बाद 20 से 25 क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको साथ में ये आइडिया लगे कि हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। और फिर रीतिकाल अलग अलग आप देखते हैं कि रीति बद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति इतर है, नीति काव्य है। तो जिस तरीके से ये विभाजित है क्रमशः उनको कराते चलेंगे तो आपका कुछ कुछ क्वेश्चन भी साथ में कवर होता रहेगा। तो ओवरऑल आपका इस तरीके से रीतिकाल का जो ये विषय लेके हम चलने वाले हैं वो इसका तरीका यही होगा। अब सबसे पहले देखिए कि रीतिकाल जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम डॉक्टर नगेंद्र कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं, बल्कि हमने रामचंद्र शुक्ल जी की जो सीरीज कराई है उसमें भी आपने शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास जो उनका नागरिक प्रचारी से 1929 में पहले हिसाब सागर की भूमिका से था और निकला था, तो रीतिकाल तो आपने उसमें भी पढ़ा था। लेकिन रीतिकाल से जो परिवेश से लेके राजनीतिक क्या परिवेश रहा, सामाजिक क्या स्थिति रही और इनके साथ सांस्कृतिक स्थिति क्या रही, कैसे कैसे प्रसार हुआ, तो बहुत कुछ आपको डॉक्टर नगेंद्र जी वाले में अलग मिलेगा। क्योंकि आपने ये देखा इनका जो ये नगेंद्र जी का ये संपादित ग्रंथ है इसमें किसी एक रचनाकार ने नहीं लिखा है। हर एक विषय वस्तु पे जिस रचनाकार की पकड़ है तो कुछ रचनाकारों के मिला के इसलिए इसको संपादित संकलन कहा गया। रीतिकाल पढ़ते वक्त आपके दिमाग में जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि रीतिकाल को हम किस तरीके से बांट कर देखते हैं। एक तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कह देते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल। आप देखते हैं कि जिस भी काल में जो चीजें बहुतायत मात्रा में मिलती है तो उसी के आधार पर उसका नामकरण हो जाता है। ये जब हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था कि कैसे नामकरण किया जाता है, सीमांकन कैसे किया जाता है, तब आपको बताया गया था। तो ऐसा मानना था कि इस समय जो है रीतिकाल की परिपाटी में क्या था, बहुतायत मात्रा में दरबारी कवि होते थे, लक्षण काव्य परंपरा चल रही थी उस समय और उसी जोक में आप देखेंगे कि रीतिकाल नाम रखा गया। हालांकि इस पे हम चर्चा करेंगे जब विस्तार से करेंगे कि क्या रीतिकाल नाम कहना प्रासंगिक है, रीतिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है, इन सब पे विस्तार से चर्चा की जाएगी आपके सेकेंड वीडियो में। यानी जो तथ्य वाला वीडियो खत्म हो जाएगा जब हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे तो मूल टेक्स्ट में इसमें विस्तार से दिया है। अभी तो आप ये समझिए कि रीतिकाल में आपको कितना पढ़ना है। जैसे हमने भक्ति काल में 2 धाराओं को बांटा था और उसमें भी हमने निर्गुण और सगुण करके विभाजित किया था और इसके बाद भी 2 धारा था। निर्गुण में हमने संत काव्यधारा को पढ़ा था और सूफी को पढ़ा था और सगुण में आपने राम काव्यधारा को पढ़ा था, कृष्ण काव्यधारा को पढ़ा था। बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे देखिए रीतिकाल में रीतिबद्ध धारा है, रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा है। रीतिबद्ध काव्यधारा के तहत लक्षणबद्ध काव्य आता है, लक्ष्य मात्र काव्य आता है। एक लक्षण से बधा काव्य है, एक लक्ष्य मात्र काव्य है और यहाँ पे रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा में है रहस्यनु काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य। इस तरीके से इसका विभाजन किया गया है। रीतिकाल का नामकरण अलग अलग लोगों ने अपने अनुसार सुविधा के अनुसार रखा हुआ है। जिसे रीतिकाल का नामकरण आप देखेंगे तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। उसमें
इसको रीति काव्य किसने कहा, आपको इनको कंठस्थ करना है अभी के लिए फिलहाल, बाकी हम बाद में बात करेंगे विस्तार से कि क्यों इसको रीति काव्य कहना चाहिए, अलंकृत कहना चाहिए, श्रृंगार काल, कला काल, क्या है पीछे का फैक्ट। लेकिन रीति काव्य जो है ये डॉक्टर जॉन ग्रियर्सन ने रीति काव्य नाम दिया इसका। अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधु, और मिश्र बंधु में आप देखते हैं श्याम आते हैं, सुख आते हैं, गणेश, इन लोगों के अनुसार लगा कि नहीं ये तो अलंकृत काल होना चाहिए, तो रीति काव्य ग्रियर्सन कहते हैं, श्याम बिहारी सुखदेव और गणेश कहते हैं नहीं ये अलंकृत काल है। रीति काल कहने वालों में से शुक्ल जी है। जैसे आप वीर गाथा काल जो है आदिकाल के लिए देखते हैं कि शुक्ल जी ने कहा और सर्वमान्य हो गया, वैसे रीति काल कहने वाले हैं शुक्ल जी। और श्रृंगार काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल किसने कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, और इसको अंधकार काल भी कहा गया त्रिलोचन जी के द्वारा। अब रीति काल के देखिए संबंध में, रीति काव्य ग्रियर्सन है, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीति काल कहने वाले शुक्ल जी, श्रृंगार काल विश्वनाथ, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, अंधकार त्रिलोचन। यानी सबने पूर्व पीठिका में देखे तो अपने अपने अनुसार इस काल का नामकरण कर दिया है। अब ये भी बात आता है कि ठीक है रीति काल तो मानते हैं, लेकिन रीति काल के प्रवर्तक कौन है, रीति काल की शुरुआत करने वाला कौन है। तो जो डॉक्टर नगेंद्र की जो हम संपादित ग्रंथ पे हम बात कर रहे हैं इस पे, इन्होंने कहा है कि इनके अनुसार अगर देखें तो रीति काल में प्रवर्तक कौन आते हैं पहले कवि के रूप में, तो केशवदास, कृपाराम, और केशवदास से भी पूर्व कृपाराम, क्योंकि कृपाराम का अगर रचना काल का समय आप देखेंगे तो 1541 है, और समानता हम यही देखते हैं कि जिसका रचना काल सबसे पहले वो सबसे पहले, तो कृपाराम 1541 में लिखते हैं और केशवदास 1555 में लिखते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि काल क्रम की दृष्टि से काल में सबसे पहले किसने लिखा, तो कृपाराम ने लिखा, और ये कहे कि रचनाकार का जो व्यक्तित्व है, रचनाकार के व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से तो आप जो है केशवदास को मानेंगे। बाकी इनका 1541 समय, इनका 1555 समय है, 1555 से 1617 केशवदास का है, और दोनों लोगों को डॉक्टर नगेंद्र ने देखिए कालक्रम की दृष्टि से और रचनाकार के व्यक्तित्व की दृष्टि से, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये कहा गया तो ठीक है, मान लो केशवदास ने शुरू किया या उसके पहले कृपाराम ने शुरू किया, तो क्या ये तभी से रीतिकाल शुरू हो गया था, तो यही बात यहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है। शुक्ल जी कहते हैं कि ये लोग लिख रहे थे बीच में बंद हो गया, अखंड परंपरा की चलाने की दृष्टि, यानी अखंड परंपरा चलती रही, उसको चलाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है चिंतामणि का, इसलिए हम मान के चलते हैं कि जिसने अखंड परंपरा को चलाया रीतिकाल का 1643 ईस्वी से, वही हमारे हिसाब से पहला प्रवर्तक होना चाहिए रीतिकाल का। और जब शुक्ल जी की सीरीज में हम रीतिकाल के बारे में बात किए तो इनके बारे में आप विस्तार से देख भी सकते हैं, इन्होंने पूरे आर्गुमेंट दिए हुए हैं। तो आपको कृपाराम, केशवदास, चिंतामणि तीनों लोगों को याद रखना, लेकिन कारण सहित कि कालक्रम की दृष्टि से, रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि, अखंड परंपरा की दृष्टि। अब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो अभी हम आपका विभाजन आपको ये दिखा रहे थे, ये विभाजन को ध्यान रखिए। विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी साहित्य का अतीत करके, उसमें है हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन नाम ढंग से इन्होंने किया है। उनका रचना हिंदी साहित्य का अतीत और विश्वनाथ जी ने उसमें इस तरीके से विभाजन किया है। समानता ये विभाजन उतना ज्यादा मान्य नहीं है, बाकी विभाजन को हम देखेंगे। तो विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने श्रृंगार काल को भी 3 भागों में बांट दिया था। श्रृंगार काल को इन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तो समानता हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं। रीति से यानी रीति की परिपाटियों से बधा काल, रीति से सिद्ध यानी रीति जो प्रचलन है, एक जो समय है उसकी, देखिए एक तो है आपने लक्षण और उदाहरण के बारे में पढ़ा होगा जब हम काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो सामान्य परिचय के बाद जो पहला वीडियो है वो लक्षण ग्रंथ का ही है कि कैसे संस्कृत काव्य शास्त्रों से जो लेकर उन्हीं मान्यताओं के आधार पे हमारे हिंदी साहित्य में भी काव्य शास्त्र का प्रचलन आया, जिसमें सबसे पहले हम काव्य के लक्षण पढ़ते हैं। तो इस समय आप देखते हैं कि जो राजाश्रित कवि होते थे उनके ऊपर जो है यहाँ के राज दरबारों में जो राजा थे उनको ये मन हुआ कि हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी कुछ जो है खाली बैठे कुछ सीखना और समझना है। उन लोगों ने अपने राज दरबारी कवियों को ये काम सौंपा था कि हमको भी
काव्य शास्त्र का चिंतन मनन करना है। बहुत ही रसिक होते थे, काव्य तो सुनते ही थे, पर उनको रस लेने के साथ जो एक काव्य का सिद्धांत होता वो नहीं पता था। तो ये संस्कृत काव्य सिद्धांत जो था उसको इन राज दरबारी कवियों ने अपने तरीके से सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो वही जो रीति कि परिपाटियों से बधा हुआ काल है, जिसमें लक्षण और उदाहरण दे दे के पूरे काल में ग्रंथों की रचना हुई, और रीति से बधा काल कहा जाता है। और जो रीति की परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र लेकिन काव्य लिखते हैं उनको रीति सिद्ध कहा गया। और कुछ ऐसे थे कि परंपरा की जो साहित्यिक रूढ़ियां हैं उनसे मुक्त रचनाएं करते, एक तो पूरी तरह बधे हुए थे, एक बधी परिपाटी के अनुकूल चलते थे, लेकिन अपने हिसाब से वो स्वतंत्र काव्य करते तो वो रीति सिद्ध थे। जैसे बिहारी आदि रीति सिद्ध थे, और रीति मुक्त थे जैसे घनानंद बोधा आलम स्वतंत्र थे, इन्हें रूढ़ियों में बंधना नहीं आता था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार कहते हैं कि जो रीति सिद्ध कवि है वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे रीति सिद्ध कवि जिसको विश्वनाथ कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र उनको कहते नहीं, ये रीति सिद्ध नहीं है बल्कि ये तो रीति से बधे कवि है। रीति काल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। पहले हम यहाँ से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें कि इन्होंने किसको किसमें बाधा है। जैसे रीतिबद्ध कवियों में आप देखते हैं कि किसको बाधा है, जो लक्षण ग्रंथों को पूरी तरीके से उसका अनुकरण करते हैं, उन कवियों में नाम आता है केशवदास का। केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम देव, भिखारीदास, पद्माकर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से रीतिबद्ध कवि है, रीति सिद्ध कौन है। तो ये इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो केशवदास है, सेनापति है, जसवंत सिंह है, मतीराम है, देव है। तो केशव, सेनापति, जसवंत, मतीराम, देव, भिखारी, पद्माकर, ये सब रीति परिपाटी से बधे कवि हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मित्र रीत सिद्ध किसको कहते हैं? बिहारी लाल। कि रीति के काव्य के लक्षण ग्रंथ इन सब परिपाटियों से बधे कौन है? तो बिहारी लाल है। और रीति मुक्त में किसको रखते हैं? रसखान है, शेख आलम है, घनानंद है, ठाकुर है, बोधा है, द्विजदेव है। और बद्ध रीति यानी देखिए, बच्चन सिंह ने अपने अनुसार इन सभी को बांटा है। बच्चन सिंह का हम आने वाले समय में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास करवाएंगे। तो बच्चन सिंह ने अपने अनुसार जो बांटा है उसमें बद्ध रीति कवि में इन्होंने एक रीति चेतस कवि कहा, एक काव्य चेतस। जो काव्य की चेतना के साथ काव्य का लेखन करता है उनमें है मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर। बच्चन सिंह के अनुसार ये काव्य के चेतस कवि है। और कौन है रीति चेतस? कौन सिर्फ रीतियों के प्रति चेतन अवस्था में है, उसमें चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप शाही, ग्वाल कवि। तो ये सब रीति चेतस है, रीति की परिपाटियों में चेतना रखते हैं, उनके अनुसार लिखते हैं। बच्चन सिंह का, इनके अनुसार बच्चन सिंह और भी कहते हैं। तो बच्चन सिंह का एक तो काव्य चेतस, रीति चेतस के अलावा ये रीति इतर भी मानते हैं। मुक्त रीति में एक अभिजात वर्ग है जिनमें बिहारी लाल है, जिनको अभी रीति सिद्ध में आपने देखा विश्वनाथ जी ने रखा। तो मुक्त रीति में इनको बिहारी लाल को अभिजात वर्ग में रखा जाता है। और स्वच्छंद काव्यधारा के तहत माना जाता है कि जो स्वच्छंद परिपाटी इन सबको ध्यान में ना रख के अपने मन के मर्जी मालिक थे, उनमें आलम है, घनानंद है, ठाकुर है, बोधा है, द्विजदेव है। तो आपको ये जो चार्ट है ये बहुत ध्यान से देखना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कैसे बांटा है, बच्चन सिंह ने विभाजन कैसे किया है, बाकी हम शुक्ल जी पे भी बात करेंगे। अब आपको यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र जी, जिनके द्वारा संपादित ये ग्रंथ है, जिनका हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इन्होंने रीतिकालीन कवियों को काल क्रम के अनुसार कैसे व्यवस्थित किया है। सबसे पहले इन्होंने कहा चिंतामणि। चिंतामणि का समय 1609 से 1685, 1609 से 1685। इसके बाद चिंतामणि के बाद कुलपति मिश्र आते हैं। इसके बाद कुमारमणि 1665 ईस्वी में कुमारमणि आते हैं। सोमनाथ इसके बाद है, भिखारी दास आते हैं। इसके बाद रसिक गोविंद करके हैं, तो 1743 से 1838 में रसिक गोविंद आते हैं। इसके बाद देव है 1673 से 1767। इसके बाद अमीर दास का जिक्र किया गया है, ग्वाल कवि 1791 में, और प्रताप शाही। ये सभी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा काल क्रम के अनुसार जो व्यवस्थित कवि है। अब यहाँ पे रीति कवि में देखिए, डॉक्टर नगेंद्र जो है रीति कवि में एक विशिष्टांग निरूपक कवि मानते हैं, एक सर्वांग निरूपक।
और सर्वांग के तहत जितना हमने अभी बात किया तो सर्वांग में ये सभी आते हैं, चिंतामणि, कुलपति, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक, गोविंद देव, अमीर दास, ग्वाल, प्रताप शाही, ये सब सर्वांग निरूपक है। और इसमें विशिष्टांग निरूपक कौन है? तो विशिष्टांग मीन्स की किसी विशिष्ट अर्थों में, जैसे वो श्रृंगार रस हो, छंद निरूपक हो, अलंकार यानी अपने आप में सर्वरस निरूपक कवि में, यानी सर्वरस निरूपक कवि में भी जो अपने आप में विशिष्टता रखते हैं, जैसे श्रृंगार रस में, तो श्रृंगार रस से संबंधित जो भी काव्य सृजन करने का कार्य किया उन्होंने स्पेशली मतिराम का नाम लिया और कृष्ण भट्ट देव ऋषि का नाम लिया। इसी तरह जब छंद निरूपक कवि के रूप में रीतिकाल में आते हैं तो विशिष्टांग के तहत इन्होंने भूषण को, किन्होंने भूषण ने जो भी लिखा है उसमें छंद विशेष रूप से इन्होंने उपयोग में लाया है छंद को। मतिराम है, सुखदेव मिश्र है, माखन है, दशरथ है, राम सहाय है। और सर्वरस निरूपक कवि में जिन्होंने रस को ध्यान रखा उसमें तोष है, सुखदेव मिश्र है, रसलीन है, पद्माकर है, राम सिंह है, उजियारे हैं, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां है, वेनी प्रवीण है। तो ये हो गए सर्वरस निरूपक कवि, तोष, सुखदेव, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर, याकूब खां, बेनी प्रवीण। अलंकार निरूपक कवियों में कौन हो गए? जिन्होंने अलंकार को केंद्र में रखा है उसमें भूषण है, मतिराम है, जसवंत सिंह है, गोप है, रसिक सुमति है, रघुनाथ बंदीजन है, दूल्हा कवि है, रसरूप है, पद्माकर है, शेवादास है, गिरधर दास है। तो रीति सिद्ध कवि डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पे। अब डॉक्टर नगेंद्र ने रीति मुक्त कवियों में रखा है शेख आलम को, आनंद को। घनानंद का समय 1689 से 1739 है। बोधा है, ठाकुर है, द्विजदेव है। और रीति सिद्ध में किसको रखा है? तो रीति मुक्त है, आजाद वाले हैं। लेकिन जो रीति की परिपाटियों से बधे हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, रीति की परिपाटियों से बधे कवि में सेनापति हैं जो कि 1589 है उनका समय। बिहारी लाल का 1595 से 1663 है। रसनिधि का 1603 से 1660 है। वृंद कवि का 1643 से 1723 है। नृप शंभु का 1657 है। नेवाज का 1680 ईस्वी है। कृष्ण कवि 1720 ईस्वी है। हठी जी इनका है, हठी जी का 1780 ईस्वी। विक्रमादित्य है, राम सहाय है, पजनेस है, वेनी वाजपेयी है। तो ये है रीति सिद्ध कवि। सेनापति बिहारी लाल, रसनिधि, वृंद, नृपशंभु, नेवाज, कृष्ण कवि, हठी जी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेस और बेनी वाजपेयी। अब यहाँ पे एक एक कवियों के संक्षिप्त जीवन वृत्ति के साथ आगे बढ़ने से पूर्व जो है हम इनके बारे में पहले विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि कौन से कवि के लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले हम संक्षिप्त परिचय पे बात करें तो यहाँ पे देखिए आपकी सुविधा के लिए ये हमने सबसे पहले ये निर्णय लिया है कि आपको ओवरऑल पहले एक व्यू मिले कि हाँ ये चीज़ें हमें पढ़नी है, इम्पोर्टेंट क्या फैक्ट है, ताकि आप चिंतित बिल्कुल ना हो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात हुआ, फैक्ट जो है हम नहीं समझ पाए। तो हम रीतिकाली संबंधी प्रमुख आपके सारे फैक्ट को क्लियर कराएंगे, तभी हम मूल टेक्स्ट पे आएंगे। और मूल टेक्स्ट पे आने से पूर्व आप इतना चीज़ जान चुके होंगे तो आपको असुविधा नहीं होगा। रीतिकाल के नामकरण और उनके प्रस्तोता में हमने देखा कि अंधकार काल त्रिलोचन के द्वारा, और कला काल के लिए सिर्फ शुक्ल रसाल ही जिम्मेदार नहीं है, इनके अलावा भगीरथ मिश्र है, राम कुमार वर्मा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ क्या रमाशंकर और शुक्ल रसाल ने ही रीतिकाल को कला काल कहा था? तो ये नहीं है, भगीरथ मिश्र जी और इनके अलावा राम कुमार वर्मा ने भी कला काल कहा। रीतिकाल को गुयर्सन ने और शुक्ल जी ने भी कहा, हालांकि हमने ऊपर देखा कि इनको रीतिकाव्य ने कहा था इन्होंने। रीतिकाल के लिए तो शुक्ल जी को ध्यान रखना है आपको, अलंकृत मिश्र बंधु ने कहा था, श्रृंगार काल विश्वनाथ जी ने कहा था। रीति से मतलब क्या होता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर पंक्तियां वहां से लिया गया है, उनके हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो वो समझाते हैं कि रीति का मतलब क्या है। तो शुक्ल जी सहित कई महत्वपूर्ण आलोचकों ने रीति का अर्थ समझाया और स्पष्ट करते हुए कहा है, रीति से मतलब है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। अनुकरण मतलब एक तरीके से, जैसे नहीं कहते किसी को फॉलो करना, किसी का नकल करना, तो कहते हैं रीति का मतलब ही है। रीति का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो परंपरावादी सोच चल रहे हैं, जो हमारे रीति रिवाज मान्यताएं हैं, आज भी देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप सोचिए ना कि काव्य सृजन में जो रीति की परिपाटियां या जो चीजें काव्य सृजन के आधार में बहुत पहले से मान्यताएं चली आ रही थी, उन्हीं को
आधार बना के आगे भी उसी अनुकरण के आधार पे लेखन कार्य में अपने आप को संलग्न करना। तो सीधा सा मतलब ये निकला कि अनुकरण करने की जो विशेषता है, प्रवृत्ति, वही रीति है। और रीति में कहते हैं कि समुझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, ये केशव दास का है। रीति सुभाषा कबित की बन्नत बुध अनुसार, तो ये अलग अलग लोगों ने रीति का मतलब समझाया है। केशवदास जैसे कहते हैं समझे वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, या चिंतामणि कहते हैं रीति सुभाषा कबित की बन्नत बुध अनुसार, या भूषण कहते हैं कि सुकबिन हो कि कछु कृपा समझो कबिन को पंथ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रीति की परिभाषा में किसने कहा है सुकबिन हो कि कछु कृपा समझो कबिन को पंथ। मतिराम जी कहते हैं सो विश्रब्ध नवोढ़ है यो वर्णत कवि रस रीति। देव कहते हैं अपनी अपनी रीति के काव्य, और काव्य कवि जो है रीति। तो इन्होंने कहा, ये देव ने कहा कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि जो है रीति। और सोमनाथ कहते हैं कि छंद रीति समझे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान। आगे और भी कवि हैं जिनमें जो सोमनाथ जी हैं, ये कहते हैं छंद रीति, जैसे यहाँ पे हो गया। दूल्हा कवि है, ये कहते हैं थोड़े क्रम ते कही अलंकार की रीति, दूल्हा कवि का कहना है। पद्माकर का कहना क्या है, थाई को रति कहते रस ग्रंथन की रीत, ये कहना किसका है, पद्माकर का है। और इनके अलावा देखें तो प्रताप शाही का कहना है कवित रीति कुछ कछु कहत है व्यंग अर्थ चितलाए, तो कवित रीति कुछ कहत है व्यंग अर्थ चितलाए, ये कहना है प्रताप शाही का। काव्य की रीति सीखी सुकबिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, तो काव्य की रीति सीखी सुकबिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, ये कहना है भिखारी दास का। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के द्वारा रीति की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। भिखारी दास यहाँ तक कहते हैं अरु कुछ मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। भिखारी दास ये भी कहते हैं बंधु सुकबिन के चरण अरु सुकबिन के ग्रंथ जाते कुछ हो लेव कविताई को पंथ। या रस अरु नौ तरंग में नौ रस रीते ही देख अति प्रसन्न है ललन जी किन्हीं प्रीति विषय के बेनी प्रवीण का कहना है। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होए निपुण कर्म कवि को ज्योति के कहत काव्य सहित कोई, ये कहना है सूरती मिश्र का। अब यहाँ पे आगे देखिए कुछ रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि में कहा जाता है कि रीतिकाल का शुरुआत कैसे हुआ। तो राजनीतिक दृष्टि से आप देखिए उस समय मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। रीतिकाल का मोटा मोटा समय आप 1700 से 1900 का समय मानते हैं। हमने 1400 जो शुरू हुआ था भक्ति काल, उसी समय में भी जो मुगल काल है वो कैसे स्थापित था उसके बारे में देखा था। और जैसे ही आप देखते हैं कि औरंगजेब नहीं रह जाता, फिर उसके बाद के जितने भी उत्तराधिकारी आते हैं, तो जो मुगल काल था 1700 के आसपास की आप बात करेंगे, जो कि केंद्रीय सत्ता के रूप में था। बाकी धीरे धीरे इसका क्षरण भी होने लगा था, और सामाजिक रूप से एक काल भी सामंतवादी स्थितियों का काल था। यानी मुगल काल तो थे ही, लेकिन काल दो जो देखे एक समय जो था वो सामंतवादी स्थिति का था। इस युग में क्या था कि क्योंकि राज्य सत्ता के केंद्र में मुगल काल था, तो वहाँ की जो व्यवस्था थी लेखन की, जो दरबारी काव्य में वहाँ पे फारसी प्रचलन में था, तो फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने ही लगा था। और फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता भी यही होती है कि इनमें कविताएं प्रायः प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती। रीतिकाल का जो बाद का समय आता है, उस समय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। वही हमने कहा 1707 औरंगजेब जब नहीं रहता, उनके उत्तराधिकारी में कोई सक्षम नहीं था, और वो समय था जो रीतिकाल का उत्तरकालीन फेज था, जिसको उत्तर मुगल कालीन भी कहते हैं। वो ऐसा था कि मुगल सत्ता जो पहले से बहुत अच्छी स्थिति में था, धीरे धीरे वो टूट के कगार पे पहुंच गया। क्योंकि आप देखते हैं कि 1600 के आसपास हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का आगमन हो जाता है, और अंग्रेजों के आगमन से धीरे धीरे वो सत्ता के केंद्र में आ जाते हैं, और जो है मुगल काल सत्ता से बाहर हो जाता है। तो एक बहुत ही उठापटक का दौर था, क्योंकि ये राजाश्रित कवि, इनको बढ़िया जीविकोपार्जन का साधन राज कवियों को मिला हुआ था राज दरबारों में, लेकिन जब राज दरबार ही नहीं रहे तो इनकी व्यवस्था भी खस्ताहाल हो गई। तो जो रीतिकाल का उत्तरकालीन फेज आता है 1800 के या उसके आसपास का समय, वो था कि मुगल सत्ता टूट रहा था। तो इस समय मुक्ति की भावना लोगों में आई। अब तक तो ये लोग उन्हीं की मन मर्जी के मुताबिक लिख रहे थे, लेकिन अब ये क्यों लिखते उनके मर्जी के मुताबिक, इसलिए इनकी भावना भी बढ़ गई और ये आज़ाद हो गए, जिनको हम कहते हैं रीति की परपाटियों से आज़ाद हो जाना, रीति मुक्त। और रीति इतर भी इन्होंने सोचा कुछ हम अच्छे काम कर लें,
तो ये लोग नीति काव्य वगैरह, भक्ति काव्य सब लिखने लगे। रीति काल में जो है दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जाती रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जो रचनाएं हैं वो राज दरबारों में ही रची जा रही थी, क्योंकि अभी यूजीसी नेट के एग्जाम में ऐसे ही एक स्टेटमेंट दिया था कि रीति काल में सारी कविताएं दरबारों में ही लिखी गई। तो ये चीज गलत है, बाहर भी कविताएं रची गई। बस आपको ये समझना है कि जब मुगल काल धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पे हो गया और ये राजाश्रित कवि को लगा कि अब तो हम आजाद हैं, तो आजाद हैं, तो वैसे भी काव्य जो है सृजन स्वतंत्रता की मांग करता है, तो वो स्वतंत्रता इन सभी को मिल गई। फिर आप देखते रीति मुक्त और रीति तत्व काव्य भी लेखन में आया। रीति काल की गैर दरबारी कविता में प्राय दो परंपराएं थी, एक नीति काव्य लिखा जाता है, एक भक्ति काव्य। तो रीति काल की जो गैर दरबारी कविता उनमें दो परंपराएं थी, नीति काव्य भी था और भक्ति काव्य भी था। इसके अलावा इस काल में पहली बार आपको देखने को मिला स्वतंत्र रूप से नीति काव्य की परंपरा का विकास हुआ। तो इस काल में पहली बार स्वतंत्र रूप से नीति काव्य की परंपरा का विकास हुआ, जिसमें लोक भाषा में लोक जीवन के उदाहरण के आधार पर नीति काव्य कहे गए। अच्छी बात हुई। अब आपको ये विशेषता भी समझना पड़ेगा कि रीतिकाल की विशेषताएं क्या थी, किस विषय पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते। तो काव्य तत्व अथवा आचारत्व का मिश्रण, शास्त्र और रचना में समानांतर पार्थक्य रहा, लेकिन रीतिकाल में शास्त्रीयता और रचनात्मकता के समांतर पार्थक्य खत्म हो जाता है। केशवदास है, चिंतामणि है, भिखारीदास है, पद्माकर है, ये जैसे रचनाकार इनकी मूल चिंता में संस्कृत काव्यशास्त्र के नियम होते, उन्हीं नियमों के आधार पर ये रचना करते और उस शास्त्र को लोक भाषा में रूपांतरित करते। तो ये संस्कृत काव्यशास्त्र की जो हमने नहीं बताते कि राज दरबारों में अपने राजाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि उन्हें ये था कि हमको काव्यशास्त्र का अध्ययन करना है, तो अब संस्कृत काव्यशास्त्र समझाते तो उनको समझ में नहीं आता, और इन लोगों को काम दिया गया था तो इनको आसान भाषा में समझाना था। तो ये जो संस्कृत काव्यशास्त्र होते थे उन्हीं के नियमों के आधार पर रचना करते और उस शास्त्र को लोक भाषा में रूपांतरित करते, ताकि इनके जो कवि हैं, राजा हैं, उनको वो चीज समझ में आ जाए, और वो कठिन से कठिन चीजों को लोक भाषा में रूपांतरित करने का प्रयास करते। इसलिए इन कवियों को आचार्य कवि भी कहा गया। अब आपने देखना है कि आचार्य कवि पे बहुत ही विस्तार से शुक्ल जी के सीरीज में हमने बात किया है कि किसको आचार्य कवि की श्रेणी में रखना चाहिए, किसको नहीं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। तो क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ उन नियमों को, संस्कृत काव्यशास्त्र के नियमों को आधार मान के लेखन में कुछ ऐसा प्रयास किया ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा कुछ नवीन नहीं लिखा, कुछ नया नहीं लिखा, मौलिक उद्भावनाएं नहीं रही, इसलिए शुक्ल जी का मानना है कि ये सब आचार्यत्व की श्रेणी में नहीं आते। अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन, श्रृंगारिकता जो है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही। ये चेतना रीतिकाल में कारण क्या था? सामंती परिवेश। सामंती परिवेश और शास्त्र द्वारा समर्थित है। रीतिकाल की श्रृंगारिकता में काम शास्त्र, नायिका भेद, गृहस्थिक संबंध, इन सभी चीजों पे बात किया गया है, इनको विषय वस्तु बनाया गया है। अलंकारिकता के प्रति बहुत ही सजगता दिखाया गया है। और रीतिकाल में कविता की अंतर्वस्तु की तुलना में उसका रूप, कविता का क्या कंटेंट है उसके ज्यादा में उसका फॉर्म क्या है, उस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, उसके रूप पे। रूप का सीधा संबंध अलंकृति से है, इसलिए कवियों ने अलंकार को कविता के शोभा कारक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि उसमें चमत्कार और चकाचौंध उत्पन्न करने के लिए अपनाया है। चित्रात्मकता और नाद सौंदर्य, तो रीतिकाल की चित्रात्मकता को प्राय सभी आलोचकों ने स्वीकारा है। रीतिकाल की चित्रात्मकता को जो है प्राय सभी आलोचकों ने स्वीकारा है। चित्रात्मकता रीति काव्य की अति महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रकृति चित्रण, तो रीति कवियों का प्रकृति चित्रण समानता उद्दीपन विभाव के रूप में ही हुआ है। बादल, चांदनी, मलय समीर, नदी और वसंत जैसे प्राकृतिक उपादानों को रीति काव्यों, जो रीति कवि है, उन्होंने अपना विषय बनाया है। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे रीतिकाल की विशेषता में है प्रेमानुभूति की मांसलता, यानी प्रेम की अनुभूति भी सर्वोपरि था। और प्रेम रीति काव्य का केंद्रीय विषय रहा है, लेकिन सामंती वातावरण के दबाव और रुचि के कारण इन कवियों ने प्रेम के नितांत दैहिक और उत्तेजक प्रसंगों एवं चित्रों को ही अपनी कविता में स्थान दिया। प्रेम भावानुभूति के स्तर पे एक होता है कि बाह्य प्रेम की बात की जाती है, आंतरिक प्रेम की बात नहीं की जाती, यानी प्रेम के भी रूप में आप देखेंगे तो इन लोगों ने सामंती वातावरण को ध्यान में रखते हुए प्रेम के नितांत दैहिक
ये नहीं कि मन के आधार पे जो प्रेम है अंतर्मन का प्रेम नहीं, इन्होंने शारीरिक सौंदर्य को बहुत ही उत्तेजक तरीके से, यानी शरीर को इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि वो उद्दीप्त करने वाला हो। तो इन्होंने दैहिक प्रेम पे जो है ज्यादा जोर दिया है। श्रृंगार और भक्ति का गठजोड़, तो श्रृंगार रीति काव्य का मुख्य उपजीव्य तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि जब ये आजाद हो गए तो इन लोगों ने नीति काव्य वगैरह भी लिखी है। लेकिन ये कहा जाता है कि इस काल के कवियों ने अगर अपने आराध्य को अपने कविताओं में जो है लेखन का आधार बनाया, तो जिसे राधा कृष्ण के बहाने अपनी भक्ति भावना को भी स्थान दे दिया। रीति कवि भक्ति भावना को गंभीर, प्रगाढ़ और आंतरिक रूप से अपनाने में समर्थ नहीं हो सके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता ही है। जैसे आप देखते हैं कि विद्यापति ने इतने मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है, हृदय की गहराइयों से उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को सबके सामने रखा है। लेकिन आप देखते हैं कि शुक्ल जी कहते नहीं, ये आध्यात्मिक रंग का चश्मा चढ़ा के इन्होंने लेखन किया है। अगर अपने आराध्य को अपने कविताओं में स्थान दिया जाता है, तो जो प्रेम का इस तरीके से बहुत ही उत्तेजक रूप है, वो रूप नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इससे तो हमारे पाठकों पे जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने लेखन काम में जो आधार तो बनाया अपने आराध्य को, लेकिन क्योंकि जब जिस परिवेश में आप सामंती परिवेश में रहे हैं, तो उस परिवेश में प्रेम का मतलब ही शारीरिक सौंदर्य को माना जाता है, एक उत्तेजक के रूप में माना जाता है। तो जब ये अपने आराध्य को मान के प्रेम का वर्णन करते हैं, तो वो चीजें इन पे वो प्रभाव दिखता है कि हाँ, उन्होंने किस रूप में प्रेम को व्याख्यायित किया, आध्यात्मिक प्रेम या औदार्य प्रेम के रूप में, या बहुत ही संकीर्ण विचारधारा के साथ। काव्य संगठन, तो रीतिकाल की कविता आधुनिक आलोचना की शब्दावली में शुद्ध कलात्मक कविता है, इसलिए इस कविता में कलात्मक कसाव और अभिव्यक्ति की लाघवता का अपूर्व मेल देखने को मिलता है। अन्य विशेषताओं में रीतिकाल की जो सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है वो नायिका भेद का है और श्रृंगार रस का विवेचन है। तो नायिका भेद, श्रृंगार रस विवेचन। रीति काव्य की भाषा में ब्रज का पुट ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उस समय अरबी, फारसी और देशज ये भी भरपूर थे, क्योंकि आप देखते हैं कि दरबार में थे और दरबार का अपना फारसी वो होता था। काव्य शैली के रूप में इन कवियों ने मुक्तक को ज्यादा अपनाया था, ये नहीं कि प्रबंधात्मक रचना। सब मुक्तक, दोहा है, सवैया है, कवि थे, इन काल के प्रधान छंद में आते थे। और गौड़ रूप में आप देखते तो रोला है, सोरठा है, बरवे है, छप्पा है, ये सभी आता। सवैये, तो ये कहा जाता है कि जो रीतिकाल है, तो सवैये रीतिकाल का मधुरतम छंद होता सवैया। देव है, मतिराम है, पद्माकर इत्यादि कवियों ने सवैया में वर्णात्मक और नीति तत्व दोनों का सुंदर समावेश किया है। रीतिकाल में हमने पहले भी बात किया कि आचारत्व को लेके एक बहस छिड़ गया था। तो भारतीय काव्यशास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य माने गए, एक उद्भावक आचार्य, एक व्याख्याता आचार्य, एक कवि शिक्षक आचार्य। जो ये मानना है शुक्ल जी का कि उद्भावक कौन है, व्याख्याता कौन है, कवि शिक्षक कौन है, तो पहली श्रेणी में ये मानते हैं कि उद्भावक आचार्य आते हैं। और उद्भावक एक इसको मानते हैं जिन्होंने काव्यशास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार या काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया, यानी रिसर्च के क्षेत्र में कोई नवीन विचारधारा को नया शोध करना, मौलिक सिद्धांत देना, उनको ये नाम से ही लग रहा है आपको उद्भावक। और व्याख्याता, जिन्होंने दूसरी श्रेणी में वो आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या कर दी। और तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जो कवि शिक्षक के रूप में आते हैं। इन मानदंडों पर रीतिकाल के अधिकांश आचार्य कवि मूलतः कवि शिक्षक और व्याख्याता आचार्य की श्रेणी में आते हैं, इनके कथनानुसार, कि ज्यादातर आप देखेंगे तो वो आचार्य कवि या मूलतः कवि शिक्षक के रूप में आते हैं। प्रमुख आलोचकों की दृष्टि से रीतिकाल का अगर मूल्यांकन करें, तो इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां विभक्त थी। एक तो उत्पादक वर्ग जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां आती, जिनमें बढ़ई होते, लोहार होते, कहार आते, जुलाहा आते। और दूसरा वर्ग होता भोक्ता का, भोक्ता में राजा है, रईस है, नवाब है, ये सभी आते। तो ये कहना किसका है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि आलोचकों की दृष्टि में कि इस समय आर्थिक जिससे समाज में 2 श्रेणियां थी, एक उत्पादक वर्ग था, उसमें सभी आते, और दूसरा भोक्ता था। और भोक्ता तो रस ले लेके जो है जीवन का आनंद या लुत्फ उठा रहा था। रीतिकालीन कवि जो है वो कविता के सौदागर थे, ये कहना किसका है? बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह के कथनानुसार कि जो रीतिकालीन कविता है
वो रीतिकालीन जो कवि हैं वो कविता के सौदागर थे, ये बच्चन सिंह का कहना है। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई। यानी ये जीविकोपार्जन के लिए इनको जो पुरस्कार मिलते तो ये इसलिए उन्हीं के अनुसार लिखते, तो इनकी जो कविता का मूल जो कथ्य होता वो दब जाता। ये श्याम जी कहने हैं, श्याम सुंदर दास ने कहा। राम कुमार वर्मा ने कहा इस काल को कलाकाल का नाम देना समीचीन ज्ञात इसलिए होता क्योंकि रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती, इसलिए हम कला का प्रांजल कहते हैं, वो गलत नहीं है। हाल का गाथा सप्तशती आपने सुना होगा, तो हालांकि जो प्राकृत भाषा में रचना है गाथा सप्तशती और गोवर्धन ने लिखा आर्या, इनके प्रत्येक पद में किसी न किसी नायक या नायिका का उदाहरण खोजा जा सकता और खोजा गया, परंतु इन पुस्तकों का कोई रीति ग्रंथ, इनको कोई रीति ग्रंथ नहीं कहता। यानी गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, इसमें भी तो नायक नायिका का उदाहरण खोजा गया, लेकिन इनको कोई रीति ग्रंथ नहीं कहता, ये चिंता व्यक्त करते हैं हजारी प्रसाद जी। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणता लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वही रीति ग्रंथ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मूल रूप में रीति का प्रयोग लक्षण ग्रंथों के संदर्भ में होता है, जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वही रीति ग्रंथ है, और इन नियमों से आबद्ध हो तो वही रीति काव्य। तो डॉक्टर नगेन जी का स्वयं का कहना है। केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। केशवदास जी ने काव्य के जितने भी अंग हो सकते हैं उनका निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहला अगर किसी ने किया है तो आचार्य केशव ने किया है। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, वो भी एक अभिन्न आदर्श को रूप में लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। देखिए अखंडित परंपरा का प्रवाह जो है ये कहते हैं कि केशव कोई आदर्श को लेकर नहीं चला है। तो शुक्ल जी का ये कहना है कि पहला आचार्य केशव ने ही रीति का सम्यक प्रतिपादन किया, पर जो रीति काल का अखंडित परंपरा का प्रभाव हुआ वो केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चले, वो एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। तो ये शुक्ल जी का कहना है। इसीलिए शुक्ल जी अपने मत में कहते हैं कि हम केशव को ही नहीं मानते, अविरल अखंडित परंपरा को चलाने वाले थे चिंतामणि त्रिपाठी। इसलिए आप देखते 1641 के आसपास ही लिखना शुरू करते, लेकिन ये प्रस्तोता के तौर पे शुक्ल जी इनको ही मानते हैं, ये केशव और कृपाराम को नहीं मानते, जो कालक्रम की दृष्टि है। और जो है केशव के बारे में भी हमने देखा था, उनको भी जो माना जाता है डॉक्टर नवीन के अनुसार। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ काव्य सरोज में हुआ है, इसे उनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं, उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में रख लिए। तो ये रामचंद्र शुक्ल श्रीपति की प्रशंसा में कहते हैं, श्रीपति को ही ये दास जी भी कहते हैं, और काव्य निर्णय इनका है और काव्य सरोज इनका ग्रंथ है, और इनके बारे में इन्होंने कहा है। काव्य परंपरा को ना मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग ना मानने वाला काव्य बधिर, छंद दोष से युक्त काव्य पंगु। कहते हैं कि जो है शब्द प्रयोग में औचित्य अगर नहीं प्रयोग कर रहा है तो काव्य बधिर है, और छंद दोष से युक्त है कोई काव्य, तो अगर छंद दोष है उसमें तो काव्य पंगु है। अलंकार रहित काव्य जो होता है वो नग्न, और अर्थ रहित काव्य मृतक तुल्य है, ये केशवदास का कहना है। तो इन्होंने बताया काव्य में अगर आपको इतना चीजें नहीं मिल रहा है तो कोई काव्य मृतक के समान है। शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है, ये कहना देव कवि का। शब्दार्थ में काव्य कामधेनु है जिसकी दूध रस है और मक्खन आनंद, ये कहना है देव कवि का। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती, तो मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती, ये कहना ग्रियर्सन का। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता। कोई भी कवि है उसका यश जो है उसने कितना रचना मात्रा में लिख दिया है, क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती है, ये कहना है शुक्ल जी का। तो इसलिए इन्होंने कहा कि बिहारी ने तो 719 दोहे लिखे, और बिहारी के वही दोहे उनके चरम उत्कर्ष को पहुंचा दिया उनको। इसलिए आप क्वांटिटी में, संख्या या परिवारों में कम ही लेखन करिए, लेकिन जो लिखिए उसमें क्वालिटी हो, क्वालिटी बड़ी चीज है। शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि भूषण वीर रस के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतिराम के भाई थे। भूषण जो कवि है वो वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं,
और ये चिंतामणि और मथिराम के भाई थे और इनका जीवन काल इन्होंने बताया 1670। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कविभूषण की उपाधि दी थी। कविभूषण कहा था, तभी से भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए, ये कहना है शुक्ल जी का। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ का प्रधान है, ये कहना है वासुदेव सिंह का कि घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है। रीति काव्य को मार्कंडेय वाजपेयी ने गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है कि ये गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत है। शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों पर व्याकरण संबंधी नियमों की अवहेलना की है कि वो लोगों ने व्याकरण का अच्छे से अवहेलना किया, मतलब व्याकरण का बहुत अच्छे से अनुकरण नहीं किया। रीति काव्य की आलोचना पद्धति को नलिन विरोचन शर्मा, भारतीय मनीषा का हास्यकालीन वर्गीकरण प्रेम कहते हैं कि एक गिरता हुआ जो स्तर होता है वो गिरते हुए स्तर को दिखाता है। रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण रीतिकालीन काव्य में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति इतर में किया गया है। और रीति इतर में ही देखते हैं वीर काव्य भी आता है, नीति काव्य भी आता है, भक्ति काव्य भी आता है। तो ये क्लासिफिकेशन समान भी है शुक्ल के अनुसार। लक्षण ग्रंथ एवं लक्ष्य ग्रंथ क्या होता है, तो वे ग्रंथ जिसमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण को ध्यान में रखा जाए, उस आधार पर काव्य का सृजन हो, सिर्फ काव्य का शिक्षा देना हो, लक्षण ग्रंथ है। और लक्ष्य ग्रंथ वे होते हैं जो काव्य लक्षण या काव्य सिद्धांत के अनुसार लिखे जाते हैं, वो लक्ष्य ग्रंथ है। रीतिकालीन काव्य के विभाजन संबंधी विवाद भी है, जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि आचार्यों को कहा है कि जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं वो तो रीति की परिपाटी से बधे और जो लक्ष्य वो रीति सिद्ध है। डॉक्टर नगेन ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीतिकार या आचार्य कवि कहा। उनकी दृष्टि में रीतिबद्ध कवि वे जिन्होंने रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ की रचना न करके काव्य सिद्धांत या लक्षण के अनुरूप काव्य रचना किया है। बाकी आचार्य विश्वनाथ ने जिन कवियों को रीति सिद्ध माना है, डॉक्टर नगेन उन्हें रीतिबद्ध मानते, ये ऊपर हमने देखा था। रीति काल के अध्ययन में समानता आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विभाजन का ही अनुसरण किया जाता है, जिसको हमने ऊपर देखा था। तो आप ना आचार्य विश्वनाथ वाले को ध्यान में रखिएगा, जो शुरुआत में हमने बताया, क्योंकि सामान्य रूप में कहा जाता है कि उन्हीं का अनुसरण किया जाता है। अब यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से जो है परिचय प्राप्त कर लिया है रीतिकाल का। अब हम करीबन आपको 1 घंटे का लगभग वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो आप सभी बोर भी हो सकते हैं, और 1 ही घंटा पढ़िए लेकिन बहुत ही तन्मयता से। तो इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में, हर एक वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऐड कर देंगे, ताकि आपका आत्मविश्वास भी बढ़े कि हाँ हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा और देखो ये क्वेश्चन का इसी तरीके से फ्रेमिंग है और हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको अपने आप की क्षमता का आकलन करने का समय आ गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है रीतिकाल से संबंधित जो प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हैं उन पे दृष्टि डालेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत रोचक है। आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसी एक जगह पे नहीं, डिग्री कॉलेज है, लेक्चरर है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीजीटी में 11 में 13 में बार बार क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही बनते हैं, और हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को किसी भी हाल में गलत नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये सबकी रेंज में होते हैं। बाकी हम आपको जो विस्तार से चर्चा करके जो आपका विचार मंथन जो है, जो दायरा बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम आपको इसलिए रिकमेंड करते हैं कि मूल टेक्स्ट पढ़ो, क्योंकि अगर आपको फाइट करना है, आपको सफलता अर्जित करनी है, तो आपको जो बने बनाए परिपाटियों पे क्वेश्चन सेट होते रहते हैं तो वो तो सभी के लिए हैं, लेकिन जिसकी वजह से आप मेरिट में आएंगी वो आपका समझ का स्तर होगा, वो आपको आगे ले जाएगा। इसलिए आपको मूल टेक्स्ट को अनिवार्य रूप से पढ़ना है, बिल्कुल फैक्ट पे ही नहीं जाना। फैक्ट हम आपकी सुविधा के लिए कराते हैं, ताकि लास्ट टाइम आपके मन में ना रहे कि कहीं हमको कुछ मिल जाए, हम लास्ट टाइम रिवीजन कर लें। और आप सभी प्लीज़, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप बहुत ही तन्मय होकर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में कुछ ना कुछ लिखें, ताकि हमें आगे उत्साह के साथ हम हिंदी गद्य साहित्य का जब सीरीज चलाएं तो आपके अनुसार क्या हमको और उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए उसको भी हम करें। जब तक आप कहेंगे नहीं, हम आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे कि आप इनमें और क्या चीज़ चाहते हैं, क्योंकि ये हम एक विद्यार्थी की दृष्टि से जो बहुत ही सर्वोत्तम रूप हो सकता है वो हम अपने देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी हाथ बढ़ा के अपना चलेंगे तो एकला चलो से काम कम हो पाता है, अगर आप साथ में हो जाएंगे तो हमारी यात्रा और ही ज़्यादा सुखद होगी। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है। पंक्ति जो है ये किस रचनाकार की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम अव्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अभी जब हम लास्ट में आपको
इम्पॉर्टेंट जो पंक्तियां हैं रीतिकाल संबंधी वो कराएंगे, तो ये आपको वहां देखने को मिलेगा। अच्छी बात है कि आप यहीं पे इसको सॉल्व कर ले। चिंतामणि पद्माकर केशवदास देव, तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये चिंतामणि है, पद्माकर है, केशवदास है, देव है। तो देखिए इसमें अभिधा उत्तम काव्य से आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये कोई वैसा ही लेखक लिखा होगा जो जो रीतिबद्ध की परिपाटियों से बधा होगा, जो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अभिधा लक्षण, अभिधा लक्षणा, व्यंजना, ये सब क्या है, काव्य के गुण है, काव्य सृजन के गुण में आते हैं, उनके मुख्य तत्व में आते हैं। तो ऐसा कौन कह सकता, कोई रीति मुक्त कभी तो कहेगा नहीं। इसलिए अभिधा उत्तम काव्य है, ये कहने वाले कौन है, और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये कहना है अभिधा उत्तम काव्य है, ये देव का कहना है। ये पंक्ति जो है देव कवि ने कहा है, देव जो कि रीतिकालीन कवि में भी रीति की परिपाटियों से बधे हैं, रीति की परिपाटी से बधे हैं, तभी तो कह रहे हैं अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इनकी प्रमुख रचनाएं देव की है, तो एक तो देव के द्वारा ये पंक्ति कहा गया है। इनके अलावा देव जो देव रीतिकालीन रीति परिपाटी से बधे कवि, इनकी रचनाओं में आता है भाव विलास, जाति विलास, कुशल विलास, भवानी विलास, रस विलास। अब देखिए भाव है, जाति है, भवानी है, कुशल है, रस विलास है। इसमें आपको असुविधा नहीं होगी, समझ सकते हैं। लेकिन अपने नाम से इन्होंने देवचरित लिखा, और प्रेम चंद्रिका, जैसे आप रामचंद्रिका केशवदास का पढ़ते हैं ना, तो वो तो आपको रटा है, लेकिन यहीं पे राम को बदल के प्रेम कर दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्रेम चंद्रिका के लेखक है देव कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? अभी हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि 3 लोगों का नाम आया था, कृपाराम का आया था, इनके अलावा केशव का भी नाम आया था, और चिंतामणि त्रिपाठी का। तो आपने केशव को देखा था और केशवदास के अलावा कृपाराम को देखा था। तो देखिए आपको दोनों ही लोगों का नाम रखा है, केशवदास का, चिंतामणि त्रिपाठी का, लेकिन आपको शुक्ल जी के अनुसार बताना, ना कि डॉक्टर नगेंद्र के। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार होता तो केशवदास सही होता। तो यहाँ पे चिंतामणि त्रिपाठी को ये अविरल अखंडित परंपरा चलाने वाले कहते हैं। और देखिए हमने विस्तार से समय लेके उस पर बात की थी, और ये जो है इतने एग्जाम में ये पूछा गया है। अब आपको विश्वास हो रहा होगा कि आप जो है एक वीडियो में उन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो ये इतने एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आप किसी भी हाल में गलत करने की अवस्था में हो ही नहीं सकते। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पे बहुत ही विस्तार से बात की है, जिसको हमने शुक्ल जी के सीरीज में कराया रीतिकाल में, वहां पे आप समझ पाएंगे। शुक्ल जी ने रीतिकाल का शुरुआत जो माना है त्रिपाठी से माना है। क्यों? क्योंकि त्रिपाठी सिद्धांत जो कि चिंतामणि जी हैं वो रसवादी आचार्य हैं, और चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में बताया जाता है ये 4 भाई थे। भूषण जो कि वीर रस से उत्प्रोत कवि हैं, भूषण है, मतिराम है, जटाशंकर त्रिपाठी, और क्या नाम, चिंतामणि त्रिपाठी। ये चारों भाई थे आपस में। और अच्छी बात ये सोचिए कि रीतिकाल में इन सभी ने सेवा दी है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल। अभी अभी आपने ये विलास से संबंधित कई रचनाएं पढ़ी थी। आप ध्यान दीजिए कि आपने रस विलास जो है वो किसका पढ़ा था? देव का। और आपको किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो, इसलिए आप ये देखिए यहाँ पे भी आपको रस विलास देखने को मिल रहा है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं, यानी शुक्ल जी ने जो चिंतामणि त्रिपाठी का माना है, इनकी प्रमुख रचनाओं में रस विलास भी है और देव का भी है। तो दोनों एक साथ नाम नहीं आएंगे जब भी आएगा रचना का क्वेश्चन। तो चिंतामणि त्रिपाठी का भी रस है। इनके अलावा छंद विचार पिंगल करके है, श्रृंगार मंजरी करके है। छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु करके है, कृष्ण चरित है, कृष्ण चरित। और इनके अलावा काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश। ये रचनाएं बार बार पूछी जाती है, इनको बिल्कुल कंठस्थ करिएगा। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव है, कबीर है, मतिराम है, भूषण। तो शिवाजी पे आपने पढ़ा हो तो जो भूषण कवि है, जो कि वीर रस से उत्प्रोत कविताएं लिखते हैं, तो रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण जो थे, ये महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राजाश्रित कवि थे, उनके यहाँ पे रहते थे। और महाराजा छत्रसाल जो थे, इनसे भूषण की पालकी को कंधा लगाया गया था। इस पे एक कथानक भी है जिस पर भूषण ने ये कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। यानी एक कवि का इतना सम्मान था उस समय कि एक राजा जो है
उनकी पालकी को कंधा लगाता। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना सम्मान होता था उस समय राजाश्रित कवियों का। तो इसलिए भूषण के मुंह से निकला कि हम शिवा को बखाने छत्रसाल को। शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में ये लिखा, आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ऐसा मानना है शुक्ल जी का। और शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक जो है, ये रचनाएं पूछी जाती हैं, ये इन्हीं की है। सनी कज्जल चप झप लगन उपज्यो सुदिन सनेव, क्यों न नृपति हो भोगो लह सुदेश सब देव। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाता का कौन सा रूप आपको देखने को मिलता है? वैदिक ज्ञान, देशाटन, राजनीति, ज्योतिष ज्ञान। तो इसमें ज्योतिष ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। सुनि कज्जल, क्योंकि इसमें देखिए व्याख्यायित क्या किया गया है, इन्होंने कहा कि सनि कज्जल चस छस लगन। अब देखिए वैसे काव्य की पंक्तियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन अब आपको पता चलेगा कौन सी इंपॉर्टेंट काव्य पंक्तियां हैं। इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये घूम फिर के एग्जाम में आते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे इनका है कि सनि कज्जल चस छस लगन उपज्यो सुदिन स्नेह। एक तो ये आ सकता है कि पंक्ति किसकी है, जिसको आप जान लिए कि ये कवि जो है, कविवर किसकी है, ज्योतिष ज्ञान से पंक्ति संबंधित है। और इसमें आप देखते हैं कि जो है बहुगतता कैसे पता चलता है कि सखी नायिका से कह रही कि काजल रूपी शनिग्रह, कितना बढ़िया बिंब है कि काजल रूपी शनिग्रह इनके नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ वो राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में बिहारी का ज्योतिष ज्ञान नजर आता है। तो ये देखकर आपसे ये भी पूछ लिया गया कि इसमें किस पे बात किया गया, उनके ज्योतिष ज्ञान से संबंधित। और ये पता चला ये बिहारी की पंक्ति है, और ये भी पता चला कि ये इंपॉर्टेंट है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वो बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ, ये कहना किस लेखक का है? तो ये है शुक्ल जी ने कहा कि जो बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण है वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि उनमें गागर में सागर भरने की कला है, वो कुछ रूढ़ियां चली आ रही है उसके आधार पे। ये कहना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। क्या माना है शुक्ल जी ने बिहारी को, कि बिहारी किस प्रकार के कवि हैं, तो वो बिहारी को रसवादी मानते हैं। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने क्या कहा है? बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप अगर देखने को मिलता है तो बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो शुक्ल जी जो है हर एक कवि का मूल्यांकन जो कहते हैं तो वो गागर में सागर सब लोग मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि वो तो रसवादी है। और जो एक काव्य सृजन के आधार में बहुत बड़े गहरे मर्म होते हैं, समाज कल्याण निहित होता है। बिहारी लिखते तो हैं, प्रसिद्धि भी हुआ, प्रसिद्धि प्राप्त किए, लेकिन जो एक भावनाओं का उत्कृष्ट और उदात्त रूप होना चाहिए वो बिहारी में नहीं दिखता। कविता उनका श्रृंगारी है पर जो प्रेम के एक उच्च भूमि पर है वो नहीं पहुंचती। इसलिए आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या नाम है, शुक्ल जी ने विद्यापति के भी प्रेम के जो भावनाओं का उद्गार है, सभी लोग बहुत तारीफ करते, बहुत अच्छा लिखा, पर ये नहीं मानते। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हो छलके, इस पंक्ति में किस कवि द्वारा ये कहा गया है कि रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके? ये कहना है चिंतामणि का। रसवंत कवितन को रस ज्यों, पंक्ति चिंतामणि त्रिपाठी, जिनको अविरल अखंडित परंपरा का गोतक माना है शुक्ल जी ने, उन्होंने ही कहा है रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके। बाकी इनकी रचनाओं में काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश है, रस विलास है। रस विलास और किसकी रचना है, अभी हमने बात की थी, बताइए नीचे कमेंट में। कवि कुल कल्पतरु निम्नलिखित कवियों द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। चिंतामणि ने ही ये भी कहा है आखिन मुंदबे के मिस आनी। अब आपको जो इंपॉर्टेंट पंक्ति उससे आप परिचित हो पा रहे होंगे, जैसे रसवंत कवितन को रस ज्यों, या चिंतामणि की ये पंक्ति है कि आखिन मुंदबे के मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे। इनके अलावा कुलपति मिश्र कहते हैं कि जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। ये कुलपति जी का कहना है। केसो कहते हैं कि केसो केसो अस करी बैरऊ जशना करही, चंद्र वदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाही। तो केशव दास का कहना है, केसो केसो पंक्ति में ही आ गया है। विरह वारिस रीति काव्य धारा की किस कवि की कृति है? तो विरह वारिस किसकी है? बोधा का है। विरह वारिस रीति काव्य धारा के रीति मुक्त कवि, तो विरह वारिस लिखने वाले रीति काव्य धारा के रीति मुक्त कवि हैं, कवि का नाम है बोधा।
बोधा की कृति है। बोधा द्वारा रचित अन्य कृति में इश्कनामा भी है, इसकनामा भी। और बाकी ठाकुर शतक लेखक है, ठाकुर ठसक लिखने वाले हैं ठाकुर कवि। द्विजदेव का श्रृंगार लतिका है, श्रृंगार बत्तीसी है। आलम का आलम केली है, सुदामा चरित है। इसलिए ठाकुर शतक ठसक ये तो ठीक है, द्विजदेव का श्रृंगार लतिका बत्तीसी। आलम का आपको सुदामा चरित ध्यान रखना है। आप ये बताइए, अभी हमने आगे पढ़ा था कृष्ण चरित किसने लिखा था, अगर आपको याद हो कृष्ण चरित, क्योंकि देखिए वहां पे कृष्ण चरित लिखा गया, यहाँ पे सुदामा चरित। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, है ना। जैसे वहां पे रामचंद्र लिखा था तो देव का कृष्ण चंद्र लिखा था। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए सुदामा चरित है, इसके पहले भी हमने और भी चरित पढ़ा था, कृष्ण चरित भी पढ़ा था। रीतकालीन कवि केशव, रीतकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। ये तो पता चल रहा है कि आपको चारों ध्यान रखना है, क्योंकि ये चारों ही रचनाएं केशव की हैं। रतन बावनी, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर, जस चंद्रिका। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा, बल्कि ये पूछा कौन से इसमें प्रबंध काव्य नहीं है। तो रीतिकाल में वैसे तो मुक्तक ज्यादा लिखी गई, तो रीतिकालीन कवि केशव द्वारा रचित जो रसिक प्रिया है वो प्रबंध नहीं है, बल्कि ये रीति ग्रंथ है रसिक प्रिया, जिसमें रस या श्रृंगार का वर्णन किया गया। शेष 3 कृति रतन बावनी है, जहांगीर, जस चंद्रिका और रामचंद्रिका प्रबंध काव्य। तो आगे से आपको ये ध्यान रखना है, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका ये प्रबंध है, और कौन सा नहीं है, रसिक प्रिया प्रबंध नहीं है। केशवदास जो रसिक प्रिया लिखते हैं, इसका समय भी पूछा जाता है, तो 1591 में ये रसिक प्रिया लिखते हैं, जो कि एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। और केशवदास का उपनाम पूछा जाता है तो इनका नाम है वेदांती मिश्र, लोग इनको वेदांती मिश्र भी कहते हैं। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। तो भक्ति काल में आपने निम्बार्क संप्रदाय पढ़ा होगा। और निम्बार्काचार का कौन सा दर्शन है, अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ भक्ति काल को आपने अच्छे से पढ़ा है। और आपको निम्बार्क संप्रदाय की अगर तुरंत याद आ रहे हैं तो फिर आप देखिए कौन सा वाद था, द्वैतवाद था, शुद्धाद्वैत था, भेदाभेदवाद था, चिंतवाद था, कौन सा वाद था। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपने हाथ भी चलाइए, दिमाग भी चलाइए, तो जो है आप जो है अपने साथ न्याय कर पाएंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे ही हम आपको कहे कि निम्बार्क में दीक्षित, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हमने किस भेद की बात की थी, नहीं किस वाद की बात की थी, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, अद्वैत का, भेदाभाद, वैसे अचिंतवाद, तुरंत याद आना चाहिए। बाकी निम्बार्क में दीक्षित वेदांती मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, नगेंद्र है, गणपति हैं। इन्होंने केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना। डॉक्टर नगेंद्र भी माने थे केशव को, और विश्वनाथ भी माने थे, गणपति भी माने थे। देखिए शुक्ल जी नहीं माने हैं, वो किसको माने थे, चिंतामणि को। तो आपको ये ध्यान रखना कि रीति काव्य के प्रवर्तक के तौर पर केशव को मानने वालों में सिर्फ नगेंद्र ही नहीं थे, गणपति भी थे, विश्वनाथ थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को क्या कहा है, केशव को कोर्ट का कवि कहा है। विजयपाल सिंह ने कहा है कि ये कोर्ट के कवि है। और शुक्ल जी ने तो केशव द्वारा रचित जो रामचंद्रिका है उसी के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। इनकी रचनाओं में जो केशव की है रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रामचंद्रिका तो है ही, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता, नक्सिक, छंदमाल, ये सभी और भी रचनाएं इनकी। ये पंक्ति है तुलसी गंग दुओ है सुकबिन के सरदार, ये कहना इनमें से किसका, ये बहुत ही पंक्ति इंपॉर्टेंट है, 2 बार देखिए आया भी है। तुलसी कहते कि तुलसी और गंग 2 कबीर है और दोनों भय सुकबिन के सरदार, ये कहना किसका है, नाभा का, भिखारी दास का, रहीम का। तो याद हो हम इनके बारे में, रहीम दास के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो भिखारी दास त्योगा प्रतापगढ़ के कहाँ थे, भिखारी दास जो थे ये प्रतापगढ़ के राजा हिंदुपति सिंह के यहाँ थे। तो भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं में शब्द नामकुश और रस सारांश, छंदाड़ो, पिंगल काव्य, निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, ये सभी आते हैं। अब यहाँ पे तुलसी गंग 2 भयो, यहाँ पे देखिए ये किसने कहा था, तो ये भिखारी दास ने ही कहा था, भिखारी दास ने ही कहा था तुलसी और गंग के बारे में। भिखारी दास ने काव्य पंक्तियों के माध्यम से कभी गंग क्योंकि अखबार के दरबारी कवि, और तुलसी इनकी प्रशंसा की थी। बाकी ये ट्योगा प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, हिंदुपति सिंह के यहाँ आश्रित भी थे। और इनकी रचनाओं में है शब्द नामकोश, रस सारांश है, छंदाड़ो, पिंगल है, काव्य निर्णय है। देखिए काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदाड़ो, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमरकोश। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा नहीं है, विज्ञान गीता, कवि कुलकल्प, काव्यालंकार, बरवे नायिका भेद। तो यहाँ पे विज्ञान गीता जो है केशवदास के द्वारा नहीं है, विज्ञान गीता। केशवदास का उपनाम वेदांती का, केशव द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित,
जहांगीर जस चंद्रिका नक्सिक और छंदमाल है। बरवे नाई का भेद जो है मदनाष्टक याद हो हम रहीम के बारे में बताए थे, तो भक्ति काल में आई थिंक हाँ रीति ग्रंथ वाले में जो आते हैं उनमें ही इनकी चर्चा की गई थी कि बरवे नाई का भेद मदनाष्टक श्रृंगार सोठा, ये काव्य कृतियां रहीम की और सब पूछी जाती है बार बार, बरवे नाई का मदनाष्टक श्रृंगार। और कवि कुल कल्पतरु काव्यकृति के रचनाकार स्वयं चिंतामणि त्रिपाठी हैं। काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामा है, और इनके बारे में हमने भारतीय काव्य शास्त्र में विस्तार से चर्चा की, इसलिए भामा के बारे में आप वहां समझ सकते हैं। आपसे देखिए ये निवेदन है कि अगर आप कोई भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो और एग्जाम में बैठ रहे हो और आपको सफलता अर्जित करना है, तो ये मान के चलिए कि आपको ना काव्य शास्त्र छोड़ के चलना है, ना साहित्य के इतिहास को, ना भाषा शास्त्र को। और अच्छी बात ये है कि हम आपको भारतीय काव्य शास्त्र की सीरीज को करवा रहे हैं। आप एक लेक्चर डेली उनको देखिए समझिए, और एक लेक्चर आप नगेंद्र के साहित्य के इतिहास को फॉलो करें तो इसको, या शुक्ल जी के सीरीज को फॉलो करें तो उसको डेली पढ़िए, अपने किताब में जाके हाईलाइट करिए, चीज़ों को रिवाइज करिए। आप पाएंगे कि इस यात्रा में अगर साथ में होंगे तो आपका कितने अच्छे से जो आपका मूल टेक्स्ट है वो खत्म हो जाएगा, और जब आप ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपका आत्मविश्वास और विद्यार्थियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगा जो इन सारी चीज़ों को नहीं किए होंगे। और जो भी क्वेरी है उनको कमेंट भी जरूर पिन करें। हमें बहुत उम्मीद रहती है कि कुछ ही विद्यार्थी सही, चाहे वो 10 विद्यार्थी हो, बस वो रेगुलर वीडियो को अच्छे से आत्मसात कर रहे हैं और वो हमें बता भी रहे हैं कि हाँ मैम हम पर डे देख रहे हैं। मुझे ज़्यादा का साथ नहीं चाहिए, सफलता कितने को मिलती है, तो वो 10 ही हूँ लेकिन वो रेगुलर फॉलो करें। कुछ विद्यार्थी हैं जो कमेंट में डेली पिन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मॉर्निंग में लेक्चर रिलीज होता है और उनका अभिवादन आ जाता है। बस अभिवादन इस बात का संकेत है कि आप चेतन अवस्था में हैं, आप अचेतन में नहीं हैं, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अब रीतिकाल के आपको तथ्य भी बाकी है कराने और क्वेश्चन भी कराने, तो बहुत ही आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अपने आप में हम कंप्लीट चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे आत्मसंतुष्टि का आधार है। हमने 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन करके हमें ये पता चला कि हाँ हम सही रास्ते पे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।